अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन नहीं बदले तो मुस्लिम लीग नून के नौमंतखब सदर नियाज शरीफ के एहसासात। उन्हें आज भी 2017 का वो गम नहीं भूलता जिसमें उन्हें बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। उनकी चलती चलाती हुकूमत को बीच मंझधार भी छोड़ दिया गया। मियां नवाज शरीफ की सोच आज भी 2017 में अटकी है, जबकि मुल्की हालात और सिमत यकसर बदल चुकी है। कल उनकी जमात जेर ताब थी तो आज उनके सियासी मुखालिफ और उसकी जमात दीवार से निकाल दी गई है। नित नए ऑर्डिनेंस और कवानीन के जरिए उन्हें मैदान से बाहर किया जा रहा है। इस सब के बाद भी मियां नवाज शरीफ सिर्फ अपनी बात करेंगे, अपने गमों को याद करेंगे और अपनी साथ की जाने वाली ज्यादतियों का जिक्र करेंगे, तो ये किसी भी तौर पर जमहूरी रवैया नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस जारी करना, जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करना और पीपल्स पार्टी का इसमें साथ भी देना और खामोश रहना, इस सब पर बात करेंगे। तो मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है, आपके साथ करा दूं। तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बसरा साहब आपकी जाने मांगूंगी। नैब से मुतालिक सर एक नया सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और रिमांड की मुद्दत 14 से 40 रोज कर दी गई है। तो आजकल तो आप ही की जमात पर नैब मेहरबान है। लग ये रहा है कि मुबैना तौर पर यह कानून सबसे पहले आप ही की जमात को हिट करेगा। ज़ाहिर है जो काले कवानीन आजकल बन रहे हैं वो उसका टारगेट ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम जो कि 90% इमरान खान के साथ खड़ी है और उनकी जमात तहरीक इंसाफ ही होगी और इमरान खान होंगे। और आपने देखा कि तमाम मुकदमात में चूँकि ज़मानतें हो रही हैं तो उसके बाद ये एक काला कानून लेकर आ रहे हैं ताकि उसका फ़ायदा इनको ये पहुँचे कि इमरान खान साहब या हमारे किसी पार्टी लीडर को दोबारा कोई झूठा मुकदमा उनके खिलाफ बना के 40 दिन उनको ज़मानत ना मिल सके। बल्कि दो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, एक नैब वाला और दूसरा इन्होंने रात इलेक्शन कमीशन में ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। ये जो फ्रॉड इलेक्शन जीत कर आए हैं, फॉर्म 47 की पैदावार, 1.5 महीना हो गया, लेटर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कि ये 7 जजेस को ट्रिब्यूनल में लगाएं। इन्होंने लगाने की बजाय रात एक दो ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो जाहिर है ये अवाम में चूँकि इनकी जड़ें नहीं हैं, अवाम में मकबूलियत नहीं है, ये इन काले कवानीन के साथ जजेस को, सियासी कारकुनों को, सहाफ़ियों को, ये इनका पुराना माइंडसेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात चूँकि ये है कि इस वक्त अवाम जो हैं इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, चूँकि ये जो क्रिमिनल एलीट है इनका सिर्फ मफाद इस बात में है कि हमने धन धौंस धांधली और बंदूक के ज़रिए किस तरह हमने हुकूमत करनी है, पूरे मुल्क को ये जेल में तब्दील करना चाहते हैं। तो सत बिस्मिल्लाह करें, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। हम पहले भी इनके जुल्म जबर सितम का 1 साल से सामना कर रहे हैं। हमारे खिलाफ इन्होंने हर तरह की इंतकामी कार्रवाई की है। आप देख लीजिए इसके बावजूद क्या हुआ। इन्होंने आवाम ने 90% आवाम ने इमरान खान को वोट दिए और 2/3 मेजॉरिटी दी, पंजाब में भी, मरकज़ में भी। और इसके बावजूद इन्होंने कहा इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान इज़ ओवर, पार्टी का निशान छीन लिया, लोगों को जेलों में बंद कर दिया, माओ बहनों बेटियों को, किस्तों को पामाल किया। तो ये फिर दोबारा हरकत करना चाहते हैं। अभी आप देखिए ना क्या कसूर है बुशरा बेगम का, उनको भी टारगेट किया गया और इसलिए कि इमरान खान को तोड़ने के लिए। तो ये बार बार हम कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अगर कवानीन आप अच्छे लाना चाहते हैं, बेशक ये जाली असम्बली है, जाली हुकूमत है, जाली वजीर आजम है, जाली सदर है, सब लोग ये हारे हुए हैं, तो आप लेकर आते इसको। असम्बली आपकी इस वक्त मौजूद है, वहां पर लेकर आए। लेकिन ये क्यों नहीं लेकर आएंगे? इनको इस बात का पता है कि ये जो कानून साजी ये जो अभी करवाई गई है उसका खास मकसद है, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को कुचलना है, टारगेट करना है। इनका ये डर है, इनका खौफ है, इनकी घबराहट है, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अवाम तो इनके बिल्कुल साथ ही नहीं है, और जब अवाम साथ नहीं होते तो इस तरह की आप कानून साजियाँ भी करते हैं, अवाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं। देख लें 9 मई आज देख लें क्या हुआ है। आज यौम तकबीर है, बजाय इसके कि हमें मोदी और हमारे वो दुश्मन जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं हम उन्हें जवाब देते कि जो भी दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। सारा दिन इमरान खान इमरान खान इमरान खान, और उनको अदब तनकीद बनाते रहे। यानी कि इतना इमरान खान फोबिया है इनको कि वो जेल में बैठा हुआ है 1 साल से, और ये लोग हर तरह की इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। तो चले करें, ये इनका माइंड सेट है। ये आपको याद है अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे,
अमीरुल मोमिनीन की भी यही लेकर आए थे लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही सर, मौक़िफ़ ले लेते हैं नसरुल्लाह साहब से भी और फिर पीपल्स पार्टी की जानिब भी आएंगे। नसरुल्लाह साहब, सर आप क्या समझते हैं ये नैब कवानीन के हवाले से? हर सियासी जमात को इस पर एतराज़ तो होता है, लेकिन खुले दिल के साथ कोई इसके रिफॉर्म्स करने से कतराता है सर। शुक्रिया इकरा। बसरा साहब की मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था। बसरा साहब फरमा रहे थे कि इन्होंने हमारे चेयरमैन को अंदर रखने के लिए 40 दिन की तरमीम कर दी है। आपको याद होगा 2019 में ये भी कुछ तरामीम लेकर आए थे नैब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो तरामीम क्या लेकर आए थे कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो पहले मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर था वो उसको प्रोसिक्यूशन में बदल दिया गया था, क्योंकि इनके लोगों के ऊपर इल्ज़ामात आ रहे थे। कहा जी ठीक है, आपके पास सबूत है तो आप साबित करें। जब 2017 में नवाज शरीफ को निकाला जा रहा था तो कहते थे रसीदा में खाओ, आपको ये भी याद होगा। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम जो है एहतसाब, आज की बात हो, माजी की बात हो, ये सारी सियासी जमातें एहतसाब दूसरों का चाहती हैं, अपना एहतसाब नहीं चाहती। अगर आज टारगेट हैं इमरान खान साहब हैं या शौकत बसर साहब जैसे जिक्र कर रहे हैं, मान लेते हैं आज आप टारगेट हैं, माजी में आप ये काम करते थे, आप टारगेट किया करते थे, फिर रोना किस बात का है? यानी आप उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के आप उनकी सियासत ख़त्म कर रहे थे, आप पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे थे। आसिफ अली जरदारी आपसे कहे थे मेरे सेहत ठीक नहीं है, मुझे कराची मेरे केसेस मुंतकिल कर दो, आप मुंतकिल करने को तैयार नहीं थे। आपके ऊपर मालम जब्बा का केस था, आप उसको वाइंड अप कर रहे थे। आपके ऊपर पेशावर मेट्रो का केस बन रहे थे, आप उसको रुकवा रहे थे। हत्ता के हुकूमत में आने के बाद जब आपसे कहा गया कि आपके एडवाइज़र के ऊपर ये बड़ा इल्ज़ाम आ गया, खान साहब ने कहा मैंने तहकीकात करी, किसी नैब शैब की ज़रूरत नहीं है कोई, मैं खुद उनको इनोसेंट डिक्लेयर करता हूँ। पंजाब के अंदर फराह बीबी के हवाले से केस आया तो खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी थी कि नहीं जी प्रॉपर्टी में पैसे बनाए उन्होंने, और आपको पता है जी प्रॉपर्टी में बहुत पैसे बनते हैं। ये सारे लोग चाहते हैं कि इनके साथ बैठे हुओं का एहतसाब ना हो, इनके मुखालफिन का एहतसाब हो, और एहतसाब के नाम पे हमने सियासी जमातों को तोड़ा है, सियासी जमातों को बनाया है, बाजू मरोड़े हैं। बस्सा सब अपने आप को बड़ी जिम्मा करार देते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होती है। आप इस खेल के हिस्सेदार हैं भाई, कैसे इस खेल से निकल सकते हैं? यानी आज अब ज़ेरे ताब है, आज आपको याद आ गया सब कुछ, अब नैब भी याद आ रहा है आपको, इंसानी हकूक़ भी याद आ रहे हैं, आपको आज़ादी सहाफ़त भी याद आ रही है। आप तो लोगों को चैनल्स पे आके प्रोग्राम नहीं करने दिया करते थे, आप तो रोड शो नहीं करने देते थे, आपने तो मस्बत रिपोर्टिंग के अहकाम जारी करवा दिए थे आपने हमसे कि जी मस्बत रिपोर्टिंग होगी, हुकूमत को 100 दिन देने कोई बात नहीं करेगा। भाई भुगते हैं आप, ये जो बीज आपने बोए हैं आज आप भुगतेंगे, जो आज बोल रहे हैं वो कल भुगतेंगे। ये सर्कल इसमें आप चलते रहेंगे जब तक ये होश के नाखन नहीं लेंगे हुकूमत और अपोजिशन। यानी आप मौलाना डीजल कहा करते थे, लोग आपकी मिन्नतें करते रहे कि मत कहें मौलाना है वो इनका एहतराम करें, आज आप कहते हैं जिन्हें जाके उनके पाँव पड़ने। वो आपको एजेंट कहते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसके एजेंट कहते थे, वो कहते हैं सियासी बयानात हैं। यानी होश के नाखन खुदा के लिए सियासी जमातें जब इस हद तक अपनी हदूद क्रॉस करती हैं फिर शर्मिंदगी के मारे माफ़ी भी नहीं मांगती। बिल्कुल सही। तैमूर ताजपुर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ है कि इस तरह का पास करा दिया गया है ऑर्डिनेंस, 14 से बढ़ाकर 40 दिन, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज की तैनाती होगी? आपको नहीं लगता ये कानून जो है मुखालिफिन को ज़्यादा दीवार से लगाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक क्लियर स्टांस है पीपल्स पार्टी का कि हम ऑर्डिनेंस में बिलीव नहीं करते। अगर कोई कानून लाना चाहते हैं तो फिर वो मेजॉरिटी के साथ आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ख़िलाफ़ हम रहे हैं और ख़िलाफ़ हम रहेंगे, और हम समझाएंगे अपने इत्तेहादियों को भी जो कि नून लीग आज हुकूमत में है, तो ये चीज़ से गुरेज करे तो बेहतर है, क्योंकि आपके जो स्टांस होते हैं वो स्टांस पे आपको हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। नैब ऑर्डिनेंस के हमेशा से हम खिलाफ हैं, हम आज भी खिलाफ होंगे। हाँ, ये अलग बात है, जिन्होंने गलतियाँ की हैं, जिन्होंने गुनाह किए हैं, जिन्होंने मुल्क के साथ साजिशें की हैं, तो उनको तो उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने बिलियंस ऑफ पाउंड्स की करप्शन की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने हमारे मुल्क के इदारों को अटैक किया, हमारे मुल्क के शहीदों को अटैक किया, उनको उनकी सज़ा मिलनी पड़ेगी, उनको सज़ा लेनी पड़ेगी। उस पर कोई रियायत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए।
पर कानून के बहुत और बेहतर तरीके जो ऑर्डिनेंस के बगैर मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बसरा साहब, सर ऑर्डिनेंस के बगैर सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कल हमने जो मनाजिर देखे, गंडापुर साहब ने खासा एक अच्छा जेस्चर पेश किया, मोहसिन नकवी के साथ मुज़ाकरात किए, और इसके बाद ये वही मोहसिन नकवी है जिस पर आपकी जमात को बड़ा एतराज़ है, खुद बानी पीटीआई को भी बड़ा एतराज़ है। लेकिन लग रहा है कि जहां पर आप बानी पीटीआई को शेख मुजीबुर रहमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब गंडापुर साहब के जरिए मामलात सेटल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरे दोनों भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, कलीग्स ने जो बात की है, हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। हम तो 76 साल में 3.5 साल हमारा हिस्सा है पाकिस्तान की पूरी हुकूमत में। तो बिस्मिल्लाह करें। ये बेशक मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये हारे हुए हैं, इनको मुसल्लत किया गया है। चलें बिस्मिल्लाह करें, आप कहीं से शुरू कर लें। आपने 1947 से शुरू करना है, आपने 2014 से शुरू करना है, 2018 से शुरू करना है। बनाइए कोई जुडिशल कमीशन, बनाइए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, और सारे हकाइक कौम के सामने लेकर आए, किसने गलत किया है, किसने सही किया है, और उसको उसकी सजा दें। ये सिर्फ बातें करने से या डायलॉग मारने से कि फलां ने ये किया है। और दूसरी बात, हमें यह कहा जाता था कि 2018 में कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, हमें तरीन साहब का जहाज़ लेकर आया, अलीम खान साहब लेकर आए, साजिशें हुई, RTS बैठ गया। उस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी थी। चले मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट साहब की बात मान भी लेता हूँ। भाई आज तो 2024 है, आज तो एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ खड़ी है। आज तो कहा गया था कि साड़ी गल होगी, ये आना ही आना है। यहाँ पर सारा कुछ इनका इंतजाम कर दिए गए, फिर अवाम ने इनको क्यों रिजेक्ट कर दिया? बताए ना, उसको मियाँ साहब तो आए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, वो यहाँ कबूतर उड़ा रहे हैं या वो तंदूरों के विजिट कर रहे हैं। मैं आज जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, 40 साल सियासत का जनाजा निकल गया है। जो बड़े बड़े अपने आप को सियासतदान कहते थे, अल्लाह के फजलो करम से गंडापुर साहब का रवैया क्यों एक फिक्रा अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान की क़यादत में, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो काउंसिलर नहीं बन सकते, इनके तो जनाजे निकल गए हैं। तो इसलिए ये ना रिफॉर्म्स करेंगे, ये कानून साजी वो करेंगे जिससे ये जो हुकूमत है, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, जिनकी आपने अच्छी बात की तालपुर साहब ने, ले आए कानून साजी, ले आए वहाँ पर लेकर आए, लेकिन नहीं लेकर आएंगे। तो भी मुझे नुसरत मलिक साहब ने भी एक बात कही, मैं मलिक साहब की बातों को वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, माजी में अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर आपकी बात मान लें, चले हम ही मान लेते हैं, तो यानी कि आप इंडोर्स कर रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा कोई आर्गूमेंट नहीं है। और बाकी रही आपने बात की गंडापुर साहब की, देखिए गंडापुर साहब इस वक्त पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी मिली थी इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। गंडापुर साहब KP में हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, स्वीप किया। अगर वहाँ पर सजा दी जा रही है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान को सजा दी जा रही है कि उनको किसान बेचारा रुल गया है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग है, क्योंकि अवाम ने इमरान खान को वोट क्यों दिया और इनको हरा क्यों दिया। अगर मियाँ नवाज शरीफ हार गया तो कौन जीता हुआ है? तो वो अपना अवाम का हक लेने के लिए मुझे बताइए हम कहाँ जाएं? अगर हम लोग वो काम करेंगे जो पीपल्स पार्टी ने किया 2018 में, और जो किया था जब मियाँ साहब वजीर आला थे और मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपको याद होगा ग्रिड स्टेशन जला दिए गए थे, और वहाँ पर मीनारे पाकिस्तान पे वो पंखियाँ जल रहे थे बैठ के, वो कह रहे थे मैं नहीं मानता, मैं पटा डालूंगा, इनके गले में घसीटूंगा। तो भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ इकरा हमारे जो अवाम के हकूक हैं उनके लिए उनको मिले हैं। आज भी हम समझ रहे हैं कि मोहसिन नकवी जो है उसके हाथों को हमारे कारकुनान का खून लगा, उसके हाथ रंगे हुए हमारे कारकुनान के खून से। मोहसिन नकवी ही जिम्मेदार है जिसने पंजाब के अंदर मेरी गुजारिश सुन लें, गुजारिश सुन लें, मैं बताता हूँ। मोहसिन नकवी वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरा 1 साल हमारे पर जुल्म किया, जबर किया, झूठे मुकदमे, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, खान साहब के घर पे रेड किया, बुशरा बीबी पे मुकदमा दर्ज करवा। ये सारा टोला वही है, ये सब एक हैं। बैठे क्यों हैं? अगर हम ना बैठते तो आप कहते कि देखिए जी बगावत कर दी है एक सूबे ने। मैं आपको खबर दूं, हम नहीं छुट्टी करना चाहते थे आज की KP के अंदर। क्या भाई वो मियां नवाज शरीफ का अमल दखल कितना है इसके अंदर? वो तो डॉक्टर कदीर साहब ने बता दिया था, ये खून लगाकर शहीदों में शामिल हो रहे हैं। आपका क्या मियां साहब एटम बम से या एटमी धमाकों से आप तो डील करके पूरा खानदान मुल्क से बाहर चला गया था जब भी मौका आता है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल्स पे
प्रिंसिपल्स पे हमारा कोई इनसे कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारा जो मैंडेट पे डाका डाला गया है, हमारे पे जो जुल्म जबर हो रहे हैं, उसके ऊपर हम आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, हमारे केपी एक इकाई है, एक सूबा है, आप वहां पे अगर 18-18 घंटे लोड शेडिंग करेंगे तो बताइए फिर क्या करें, कहां जाएं? अगर हम ग्रेड स्टेशन जलाएंगे, ग्रेड स्टेशन जलाएं। मौका दीजिएगा, मैं आपकी बात का एक नसरुल्लाह साहब से भी और तैमूर से भी लूंगी। नसरुल्लाह साहब, ये जो दोहरी पॉलिसी है कि एक जानिब गंडापुर साहब ने ये भी कहा है मेरी सियासत को मेरी वजारत से अलग रखा जाए, तो सर पहले तो ये बताएंगे अलग रखा जा सकता है सियासत और वजारत को, और दूसरा फिर अगर वही मोहसिन नकवी पे बुरे हैं तो उन्हीं के साथ बैठकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरी पॉलिसी चलेगी? पीटीआई को इस्तिस्ना हासिल है, ये कुछ भी कह सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हमने सवाल क्या पूछा, बस्ता साहब ने आगे हमें तकरीर क्या सुना दी। मैं सिर्फ बस्ता साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई, आप विक्टिमाइज हुए? जवाब दे दें। जी मिर्जा मलिक साहब, सिर्फ विक्टिमाइज नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में ये सब लोग हारे हुए हैं कि मैं शौकत बसरा ने 1 लाख के करीब वोट लिए, तीसरे नंबर पे आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा था, और दूसरे नंबर पे नून लीग थी, उसको नोटिफाई कर दिया गया, उसको और सिर्फ ये नहीं, जहां लाहौर बैठे मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है, मियां शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है। बस्ता साहब अगले सवाल का जवाब भी दे दें। हमने आपकी बात मान ली, 2018 के इलेक्शन में आपने लोगों की टिकटें वापस करवाई, आपने इलेक्शन पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ से छीना, आपने उनको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मिलके इलेक्शन चुराया। बात कर ली मलिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। एस्टैब्लिशमेंट आजकल इनके साथ है। एस्टैब्लिशमेंट आप कहते हैं कि इमरान खान के तो बहुत खिलाफ है, सारे मैं तजिया नगारों की बातें सुनता हूँ, यूट्यूबर्स की, मैं किसके सहाफी का नाम सर बोल देना, आप कहें ना, बात तो सुन लें, बात तो सुने मलिक साहब, मेरी आपने सवाल किया है ना, मैं कहता हूं कि अगर 2018 में हमने कुछ गलत किया है, 2014 में कुछ गलत किया है, तो बनाए जुडिशल कमीशन बना दें, लाइव दिखाएं पूरी कौम को कि हमने क्या गलत किया है। बिल्कुल ठीक है। बशरा साहब, आपने टिकटें वापस करवाई, वही बात आरटीएस भाई, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त आप इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आए। हाँ जी, इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आए थे। हम बार बार कह रहे हैं उस वक्त भी पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ थी। हाँ, मैं आपकी ये बात जरूर मान लेता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कोई भी फेयर एंड फ्री नहीं हुआ, वो 8-10% धांधली हुई होगी। अब तो पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन ही चुरा लिया। मैं बात अर्ज कर दूं आपसे, अब तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, अब तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, अब तो सिलेक्शन से भी अगली बात है। अच्छा, आपकी हुकूमत, बस्ता साहब आपकी हुकूमत कितने सदारती आर्डिनेंस के जरिए चलती रही? नैब का सदारती आर्डिनेंस आप लेकर आए थे या असेंबली से मंजूर करवाया था आपने? सर मैं आप सवाल करते हैं, मैं जवाब देता रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं ये तो उस वक्त अगर आपकी बात नहीं, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जवाब सुन लें। स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, बात सुन। आपने कहा जल्दी से पूरा करें। ओ भाई, अगर मैं आपकी बात मलिक साहब मान लूं, हम तो सियासतदान नहीं थे, ये तो 600-700 बारियां लेकर आए हैं, हमने कुछ गलत किया तो ये भी गलत करेंगे, तो फिर छोड़ ये भी लोगों को झूठे पर्चे देंगे, ये भी काले कानून बनाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का दोबारा आगाज करते हैं। शौकत बसरा साहब, तैमूर तालपुर और नसरुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, आप क्या समझते हैं सर, ये जो आप लोग बारियां लेकर आते रहे तो तरीके इंसाफ को इस्तिस्ना हासिल हो गया, या फिर गंडापुर साहब की दोहरी पॉलिसी कुछ नया बयानिया बना पाएगी? देखिए जी, एक तो मुझे बात समझ नहीं आती है इनकी कि जो कहते हैं कि हमने 3 साल किया, 3 साल की हुकूमत और बाकी इतनी, आप ये देखें और कैलकुलेट करें कि 3 साल की हुकूमत में आपने वो नुकसान किया जो 30 साल में कोई ना कर सका। तो अगर ये 5 साल और हुकूमत पूरे कर लेती, अपने 2 साल पूरे कर लेती, तो इस मुल्क को के तो पट्टे बैठ जाते। आपको आज बड़ी तकलीफ है बुशरा बीबी के लिए, जब हमारी बहन अदी फरियाल को आपने जेल में डाला था, ईद की रात को आपने अस्पताल से निकाल के फिर जेल कस्टडी किया था, तब आपको एहसास नहीं था किसी चीज का। आज आपको हर चीज का एहसास हो रहा है। अभी 1 साल खान साहब जेल में रहे हैं, आपकी चीखें निकल गई हैं। जरदारी साहब को बिना किसी केस के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के 14 साल जेल में रखा था। उस शख्स ने तो एक बार उफ नहीं की। तो आप इस 14 के मुकाबले में 7 साल तो अंदर बैठ के देखें ना, इतना आपको सियासत का शौक है तो पता तो चले। बाकी इकरा जो आप बात कर रही हैं गंडापुर साहब की, तो मेरे ख्याल से तो गंडापुर साहब की समझ किसी को आती नहीं है। पहले आके धमकियां देते हैं हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे,
अंधी मची हुई, आप इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, फिर आप लोगों को धमकियां देते हैं और उसके बाद फिर आप जाके शहबाज शरीफ साहब को मिलकर मिन्नतें करते हैं, फिर से आप धमकियां देते हैं आप इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, फिर आप बैठे हुए वफाकी वजीर इंटीरियर के साथ। तो इस शख्स को मेरे ख्याल से बहुत लाइटली लेना चाहिए। इसकी किसी बात में कोई सदाकत ना तो पहले हुई है ना तो अभी कोई सदाकत आएगी। वी ऑलवेज सीन हिम अ रूड बॉय जो बैठ के क्या किसी को गाली दे रहा होता है या लड़ने को तैयार बैठा होता है। गैर सियासी शख्स है मैं समझता हूँ। और दुख इस बात का है कि गंडापुर का तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर हमें फिक्र होती है KPK के लोगों की, जिनको ऐसा CM मिला है जो ना अपने सूबे के लिए लड़ सकता है, ना उनके राइट्स ले सकता है, ना बातों की टेबल पे बैठ के कोई उनको फायदा ला सकता है। क्योंकि हमें KPK हुकूमत से जरूर एतराज है, पर KPK के लोगों से हमें प्यार है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं बसरा साहब की जानिब, नसरुल्लाह साहब एक बात से बताइएगा, गुज़िश्ता 2 दिनों से हम ये सोशल मीडिया के ऊपर जो सकूते ढाका और हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का वावेला देख रहे हैं सर, आपको नहीं लगता कि इतनी पोलराइजेशन पहले ही हमारे मुआशरे के अंदर है? दूसरा, खुद बानी PTI अपने आप को मुजीबुर रहमान से मिलाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के ट्विटर हैंडल अकाउंट से, PTI के ऑफिशियल अकाउंट से मुजीबुर रहमान साहब को पहले मियां नवाज शरीफ से मिलाया गया और अब वो खुद अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। सो सर, इतनी पोलराइजेशन, और हम क्या चाहते हैं, अवाम क्या करें? मैं समझता हूँ इस पर अफसोस किया जा सकता है। बसरा साहब को अफसोस करना चाहिए, तैमूर साहब को भी अफसोस करना चाहिए कि मुल्क की सियासत अब यहाँ आन पहुँची है कि जहाँ हम ना नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं, ना मुल्क के जो अंदरूनी और बैरूनी जो मुश्किलात हैं उसको देखते हैं। 1971 में जो कुछ हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, मुल्क दोलख्त हो गया। हमने कुछ गलतियाँ की, सियासतदानों ने गलतियाँ की, उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने गलतियाँ की, लेकिन आज उन गलतियों को पीटने का मकसद क्या है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ट्विटर हैंडल से एक पूरी कैंपेन चला रही है आज की अफवाज पाकिस्तान को। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जो वज़ीरिस्तान में अपनी जान कुर्बान कर रहा है, जो बॉर्डर्स पे खड़ा अपनी जो है वो जान कुर्बान करके आपको बचाता है, उसको आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कि हम आपकी किसी पुरानी गलती की बुनियाद पर, वो भी जो लीडरशिप की गलती थी, उस पर आज आपको मतून करार दे रहे हैं। आप फ़ौज को गालियाँ देकर हासिल क्या करना चाहते हैं? आप फ़ौज का मोराल डाउन करके क्या अचीव क्या करना चाहते हैं? किसके एजेंडे पे आप काम करना चाहते हैं? यानी आपको ज़रा एहसास नहीं है। कभी आप मुल्क की खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपको भी पता है कि आप अमेरिका को ललकारते हैं जलसों में, वहाँ आप जो है वो कंपनीज हायर करके वहाँ जाके उनकी मिन्नतें करते हैं कि नहीं जी हम तो अवामी जलसों से खिताब करते हुए ऐसी बातें करते हैं। यानी आपको ज़रा इस बात का एहसास नहीं है कि इसका नुकसान किसको होगा, इस रियासत को होगा। यानी आप सिर्फ इस चक्कर में कि आप ट्विटर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए आपने जो मुहिम चलाई हुई है, उससे आप क्या हासिल कर पाएंगे? क्या आप जो है अपने इदारों के साथ लड़ के कोई फतह हासिल करना चाहते हैं? यानी ज़रा आपको इस बात का एहसास नहीं है। क्या आप जाकर वज़ीरिस्तान लड़ने को तैयार हैं? क्या आप बलूचिस्तान में जो कुछ हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, वहाँ जो आपके जवान रोज़ाना शातें दे रहे हैं, आप लड़ना चाहते हैं? जो इस वक्त तमाम टेररिज्म का जो हमें मुकाबला है, हमें सामना है, उससे आपकी फ़ौज लड़ रही है, उसको आप टारगेट करके क्या अचीव क्या कर लेंगे? यानी ये आप ही थे जो कहा करते थे कि इस मुल्क के अंदर अगर फ़ौज ना होती तो सीरिया बन जाता, इस मुल्क के अंदर फ़ौज ना होती तो ये इराक बन जाता। ये आपके इनके लीडर के, मेरे पास ये मोबाइल में आपको अभी चलाया नहीं जा सकता, इमरान खान साहब के बयान चला के इनको दिखा दें। आप तलकीन क्या करते थे कि जितने मर्जी इख्तलाफात हों, हमें फ़ौज को टारगेट नहीं करना। आज अब क्या कर रहे हैं? यानी आप फौज की पॉलिसी पे बात करने के बजाय आपको सोशल मीडिया मुहिम, ऐसे ट्विटर्स हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए इनके हैंडल्स चलाते हैं, जो अल्फाज शायद आप और मैं बयान भी नहीं कर सकते। यानी मैं समझता हूँ कि ज़रा शर्म हमें नहीं आती कि हम सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी, और बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर ही है, ये कहते हैं हमें बड़े पॉपुलर हैं। ज़रा बयानिया इनका पॉपुलैरिटी का बुनियाद देखिए क्या है। ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, आप अवाम को मज़हब के नाम पे मजहबी कार्ड खेलना चाहते हैं। रियासत मदीना का आप कार्ड खेलना चाहते हैं। मैं नाम नहीं गिनवाना चाहता रियासत मदीना के जिनके जो शुरका हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हमारे अल्लाह माफ़ करे करतूत है हमारे। दूसरी बात, जिस किस्म की आप सोच लेकर, अमेरिका एंटी एस्टैब्लिशमेंट है जी, जितने एंटी एस्टैब्लिशमेंट है पूरी कौम जानती है। आप अपने खिलाफ अदम एतमाद के बाद 2 दफ़ा मिलने गए आप आर्मी चीफ से, हमें बचाए, हमारे खिलाफ अदम एतमाद रोके। आप पेशावर में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पूरी काबीना कोर हेडक्वार्टर चली जाती है, इतने आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। आप इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं, हमें सपोर्ट करो, हमें इक़्तिदार में लेकर आओ, ये एजेंडा है। और दूसरी तरफ आप देखें, आप अमेरिका के कितने मुखालफ हैं,
आपने वहां लॉबिंग फर्म हाई की हुई है, आप रोजाना वहां मुलाकातें करने के चक्कर में होते हैं। यानी आप यूएनडीपी से फंड लेके केपीके में मंसूबे चला रहे हैं। कहो ना हमें नहीं चाहिए फंड यूएनडीपी से, हमें नहीं अमेरिकन फंडिंग चाहिए वहां पे। यानी ये जो ऐसे नारे होते हैं ये पॉपुलर आपको करते हैं जी। इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती है, मैं आपसे अर्ज करूं एक आखिरी जुमला, इस मुल्क की बदकिस्मती है अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाली अमेरिकी एम्बेसी में इमिग्रेशन के लिए पासपोर्ट लेके खड़ी होती है। जाए कैमरा लेके जाकर देख लीजिएगा, वो आपके जुलूसों में झंडे लहराती नजर आएगी, अमेरिकी गुलामी नामंजूर, और वहां पासपोर्ट लेके लाइन में लगी होगी कि हमें इमिग्रेशन। ठीक है बसरा साहब, अब मुझे जरा मौका दीजिएगा, मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन जल्दी से हम तैमूर साहब से यही वाला स्टांस ले लें कि आप बताइएगा तैमूर साहब ये सबूते। मैं आती हूँ आपकी जानिब, बस मुझे मौका दे दीजिए। ऐसे ना करें, पहले वो दोनों एक हैं, मुझे तो कम से कम उतना टाइम दे जितना दोनों को दे रही हैं। चले आप पहले आ जाइए, आप पहले बता दीजिए ये जो सर सकूते ढाका वाली कैंपेन है, इसके ऊपर आपको लगता है इट्स अ फेयर प्रोपेगेंडा? अच्छा, पहली बात मलिक साहब ने जितनी गुफ्तगू की, आखिर में एक दो अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कहते थे कि अगर ये फौज ना होती तो ये मुल्क सीरिया बन जाता, इराक बन जाता। बिल्कुल, खान साहब भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। अगर फ़ौज ना होती तो हमारा मुल्क के ये हालात ना होते। हमारे वो बच्चे जो शहादतें दे रहे हैं वो हमारा सरमाया, हम उनको सलूट पेश करते हैं। गुजारिश ये है कि ये जो मैं फिर कह रहा हूँ 76 साल की सियासत में तहरीक इंसाफ तो सिर्फ 3-3.5 साल है ना, बाकी ये 7-7, 8-8 बारियां और आमरीत रही। ये तो फार्म 47 उनके पाँव में बैठ के कोई डिग्गी वाला वज़ीर आज़म है, कोई हारी हुई चीफ मिनिस्टर है, मियां नवाज शरीफ हारा हुआ। हम आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इमरान खान क्यों चाहेगा, जो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर तरीन लीडर है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी फौज हमारा फख्र है। इनका माइंडसेट जरूर है, क्योंकि इनका दाव लगा हुआ है, ये बेनिफिशियरीज हैं, यही चाहते हैं कि हमारी स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रहे, ऐसी बातें करें। भाई आज हम जो बात कर रहे हैं 1971 की, मलिक साहब सुन लें जरा गौर के साथ, आप बहुत सीनियर है माशाल्लाह, उस वक्त भी यही कहा गया। सुन लें, ऐसे नहीं सर, आपने इतनी लंबी तकरीर मलिक साहब ऐसे नहीं, नो मलिक साहब आप ऐसे नहीं, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। आपने इतनी लंबी तकरीर की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। 1971 की जो बात आप कर रहे हैं, हम उस वक्त भी ये कहते थे कि मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी, मुजीबुर रहमान ने 181 सीटें ली थी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 61 सीटें थी। आप जैसे उस वक्त कोई लोग थे जो बेनिफिशियरीज थे, जो भुट्टो साहब के साथ थे, और वो नहीं चाहते थे कि सर आप कहा करते थे, बसर साहब आप कहा करते थे कि भुट्टो साहब मुजीबुर रहमान को, आप लोगों ने मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया गया तो मुल्क दो लख्त हो गया। आज भी क्या हालत है, आज पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी, उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनके लीडर को झूठे मुकदमों में 1 साल से पाबंदी सलासल किया हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारी फौज है, ये हमारा फख्र है, इसलिए तुम्हारी जी कोई कोशिश कामयाब नहीं होनी लड़ाई करा। सर वो हम कोशिश नहीं कर रहे सर, आपका पता नहीं पीटीआई ट्विटर हैंडल आपकी कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। क्या हुआ है, यही बात कह रहे हैं सर, मुझे तारीख से सबक लेना चाहिए जी, तारीख से सबक लेना चाहिए। ये जो हारे हुए सियासतदान है, अवाम के मुस्तरद सियासतदान है, इनके साइड पे करके असल अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार देना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया सर, तैमूर साहब को मौका दीजिए। जी तैमूर साहब। देखिए जी, ये जो जज्बात है ना, ये जज्बात सिर्फ और सिर्फ एक एनआरओ के लिए जो लोग मांग रहे हैं हमसे। एनआरओ में कहता है इमरान खान को छोड़ दो, हमारे सारे लोगों पे जो ज्यादतियाँ की, जो दुश्मनियाँ की इस मुल्क के साथ, उनके केस ख़त्म कर दें, हम आपके साथ बात करने को होते हैं। तो एनआरओ तो हम इनको देंगे नहीं, वहाँ पर कुछ होना नहीं है। और गवर्नमेंट जो है ना, ज़रा फैक्चुअली सोचें, ये बातें बच्चों वाली करना, फॉर्म 47 की हुकूमत है, फलाना है, हारे हुए हैं। जिसने इस नेशनल असेंबली और इस प्रोविंशियल असेंबली का ओथ उठाया है वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है और वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है। जो आज ओथ लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर सिंध का बना हुआ है, वो ही हकीकत है। ये बातें आपको जो ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ख्याल है कि ये हुकूमत जो है आपकी 5 साल किसी भी तरह पूरे नहीं करी, आपकी बहुत बड़ी गलती है। हाँ, 5 साल के बाद फिर टाइम आएगा, फिर आएगा, मुकाबले कीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी फिर से हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से इस डिलेमा से एक जो हम इस बबल के अंदर फंस गए हैं कि जाली हुकूमत, इस बबल से निकलना बहुत ज़रूरी है। मेहरबानी करके कुछ अल्लाह का खौफ करें, इस मुल्क के हालात देखें, अपने इमरान खान को छोड़ें, अपने मुल्क को देखें, इसकी इकॉनमी को देखें।
कितनी बार हमने कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि आए, हम बात करने को तैयार हैं, हम आपके साथ हुकूमत बनाने को तैयार हैं, पर नहीं, जब तक इमरान खान वही बाहर नहीं निकलेगा, जब तक इनके झूठे केसेस खत्म नहीं होंगे, एनआरओ नहीं मिलेगा, तो ये बैठने को तैयार नहीं है। बात करनी है इनको तो सिर्फ और सिर्फ बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। फौज से कम ये बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पैदाइशी फौज की है। तो फौज की पैदाइश कैसे सियासतदानों से बात करेगी? एक ही बार हुकूमत में आए और आखिरी बार हुकूमत में आए, जो लेके आया वो भी आपके सामने है, और गए वापस किस तरह वो भी आपके सामने है। पपेट आप हैं, हम पपेट नहीं है। पपेट आप हैं जिसको बाजवा उठा के लाया था, और 2.5 साल तो नहीं। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? मेरे पास तो आपके इमरान न्याजी की पूरे फोन में क्लिप्स पड़ी हुई है, जहां पे वो इमरान खान की बूट पॉलिश कर करके थकते नहीं है। 2.5 साल बूट पॉलिश की इमरान खान ने, आखिरी 6 महीने जब उनकी नहीं सुनी तो यही कर लिया। तो इस तरह थोड़ी होता है बसरा साहब, इस तरह थोड़ी होता है। सिंध में मुझे बताएं, ये जो एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी ने की थी कि एमक्यूएम सारी सीटें हारी हुई है और इनको खैरात में दी गई है, इनको जितवाई, वो किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था, वो तो आप लोगों ने कहा है, और एमक्यूएम आपको कह रही है। देखिए जी, मैंने अभी आपको कहा, मैं रिपीट करता हूं कि जो इलेक्शन जीत के आया है, जिसने हलफ उठा लिया है, वो आपका इलेक्टेड नुमाइंदा है। अगर आपको तकलीफ है, आप जाएं, आपके पास कोर्ट है, आपको कोर्ट कचहरी है, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, जाएं इलेक्शन कमीशन में शिकायत दें। होगा कुछ दाल में काला तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तैमूर भाई एक काम करें, आप जितने फॉर्म 47 वाले हैं ना, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ, सवालों के जवाब आप ही ने देने हैं। अच्छा एक बात मेरा चैलेंज है, हम जितने फॉर्म 47 वाले हैं ना, इनको कल फैसल मस्जिद ले आए, इनके कुरान पाक पे हलफ दे दें, हम इन सबको मान लेंगे और अपनी पिटीशन वापस ले लेंगे। आप चले जाएं जी, ट्रिब्यूनल चले जाएं, और उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। आप पे भरोसा कौन करेगा? यू टर्न सरकार पे भरोसा कौन करेगा? आपने अभी तक कौन सी सच्ची बात की है जो आप इस कसम में मान जाएंगे? आपने कितने लाख घर बना के दिए, कितनी लाख नौकरियां दी आपने? सिर्फ करप्शन थी। फिर आज नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के दोबारा सदर बनकर सियासत में मुतहरिक हो गए हैं, और फिर वही तकरीर में वही बयानिया, 2017 की बातें, जजेस पर तनकीद। सर क्या कहेगी? आपको लगता है नवाज शरीफ साहब कुछ आगे बढ़कर थोड़ा सा पीटीआई के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई को यह फैसला करना है कि उन्होंने सियासी जमातों के साथ चलना है या फिर किसी चोर दरवाजे से वापस आना है। अब पीटीआई के पास एक अच्छा मौका था, पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूद हैं, सियासी जमातों से वो बातचीत करें। पीएमएल-एन की तरफ से भी कुछ लोग बातचीत करने के हक में हैं। पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जो पार्लियामेंट से खिताब है वो निकाल के देख लें। उन्होंने कहा आएँ, आगे बढ़ें, फाम और तफहीम के साथ बातचीत करें। उसके बाद आरिफ अलवी साहब ने जो कुछ कहा या पीटीआई ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। वो कहते हैं जी हम तो आर्मी चीफ से बात करेंगे, हम दरवाज़ा ना करेंगे। जब उनसे कहा गया कि वो तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, वो कहते हम खटखटाते रहेंगे। पीटीआई का अलमिया ये है कि वो आइसोलेशन में रहना चाहती है। वो चाहती है कि पाकिस्तान सारा जो है वो गलत है, सिर्फ ये लोग सही हैं। अब तो सब्र कीजिए ना कि वो जब चाहते हैं किसी को चोर डाकू बनाते हैं, जब चाहते हैं हाजी बना देते हैं। मैं चौधरी परवेज इलाही खान साहब ने हमें बताया पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। अब खान साहब हमें कहते हैं नहीं, वो पंजाब के सबसे नेक और नेक सीरत इंसान है। वो हमें कहा करते थे शेख रशीद बहुत बड़े जनाब जो हैं वो उनको चपरासी कोई ना रखे। अब वो कहते हैं शेख रशीद जो है जद्दोजहद की बड़ी दास्तान है। इन्होंने हमें बताया कि मौलाना फजल रहमान की हमने सियासत खत्म कर दी है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने इस मुल्क को जनाब ये लूटा, वो मकनातीस है, इक़्तिदार के साथ चिमटे रहते हैं। आज उनके कदमों में जाके बैठे हुए हैं, उन्हीं से माफियां मांग रहे हैं। ये कहते थे एमक्यूएम के खिलाफ हम लंदन जाएंगे सबूत लेकर, हम केस नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जनाब जो है फांसी के घाट तक लेकर जाएंगे। इक़्तिदार के लिए वहीं चलकर इमरान खान साहब ने उन्हें हुकूमत में शामिल कर लिया था। मुझे बताइए ना मसला क्या है? जब इनको जरूरत पड़ेगी ये सियासतदानों के पास आएंगे, और जब इनको उम्मीद है कि अभी शायद सियासतदानों के पास ना जाएं तो कहीं और से हमें कुछ मौका मिल सकता है, ये वहीं नाक करते रहेंगे। और मैं अगली बात आपसे करूं, सियासी जमातों का अलमिया ये है, ये मिलजुल कर अपना किरदार अदा करती। देखें, पीपल्स पार्टी ने 2014 में कहा मियां नवाज शरीफ को, इमरान खान तुम्हारे खिलाफ धरना लेकर आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर तुम्हारी हुकूमत गिराना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट में आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। पीपल्स पार्टी को आपको क्रेडिट देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बचाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने अदलिया के साथ मिलकर गठजोड़ कर लिया। साकिब निसार साहब खान साहब क्या कहा करते थे कि जनाब फौज और अदलिया अब निकालेगी नवाज शरीफ को। जब आप किसी को निकालने के लिए गड़े खोदते हैं फिर उसमें आप खुद जाके गिरते हैं। आज के हुक्मरानों को भी सोचना होगा
कि वो ऐसे काम ना करें कि जिसके नतीजे में कल वो फंस ठीक है। जाएं। सियासतदान जब तक मैच्योर नहीं होंगे वो अपनी स्पेस नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल सही। बस आप जल्दी से सब पूरा कर लीजिए, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी सर। वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पाकिस्तान की सियासत में करप्शन, लूटमार, हार्स ट्रेडिंग, ब्रीफ केस की सियासत, उसका मलिक साहब को ना थोड़ा, चूंकि या तो यादाश्त का इशू हो गया मलिक साहब के साथ, वो याद नहीं रहता, हमारे ऊपर आ जाते हैं, हमारे से मोहब्बत बहुत है। हम तो बार बार यही कहते हैं मलिक साहब कि आप 76 साल की सियासत का जहां से मर्जी है कि अकाउंटेबिलिटी शुरू कर लें और जो हकायक हैं वो कौम के सामने, लेकिन बस कर दें ये इलेक्शन चुराने वाला, हारे हुओं को बनाने वाला, और उन लोगों को जो पाकिस्तान में हमें बताया गया जिनकी अपनी जायदादें, जिनका अपना पैसा, जिनका अपना माल, सब कुछ बाहर पड़ा है, वो लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इन पाकिस्तान हालात खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं मलिक साहब। वो उन्हें कहे ना, पहले तो 11 बिलियन आया है दुबई के अंदर, वो किन का है? वो जनरल्स का है या इन दोनों जरदारी खानदान का या नवाज शरीफ खानदान का है? ये पैसा किसी बंदे और हमारे में हम तो काबू आए हुए हैं मलिक साहब, हम तो काबू आए हुए हैं। हमारे लिए नैब ऑर्डिनेंस भी आ गया, हमारा लीडर भी जेल में है, हमारे साथ तो 1 साल से जुल्म जबर हो रहा है। हम कहते हैं कि यहाँ पर पीटीआई से वाबस्ता किसी शख्स की मुल्क से बाहर जायदाद नहीं है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत को खरीदो फरोख्त का मंबा बनाया, लूट मार का, करप्शन का, अपनी जायदादें बनाने का, कौम ठीक है बसा साहब, और वो 4 खानदान अमीर से अमीर तर हो गए। मजलूम है पीटीआई, लेकिन थोड़ा सा देख पड़ेगा पीटीआई को भी कि अपनी सोशल मीडिया कैंपेन के अंदर इस तरह की कैंपेन्स ना करे जो कि आवाम को तकसीम करने की कोशिश करें या फिर उनकी राय को तकसीम करें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।